सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पानी और हम। पानी के बारे में हमने जो पाठ 9 पढ़ा था वो पानी के बारे में था। उसमें हम पानी की विशेषताएं, पानी के गुण, उसकी हमने बात की थी। इससे पहले पीछे की कक्षा में भी आपने अपने घर पर पानी के उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के बारे में चर्चा की है। इन सभी कामों के अलावा पानी के और भी कई उपयोग होते हैं, जैसे कारखानों में, होटलों में, भवन बनाने में, गाड़ियां धोने में, पंचर वाले की दुकान पर। इस प्रकार का जो पानी का उपयोग होता है वो कई स्थानों पर आप देखते हैं। अब देखिए, आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है उसकी आपको सूची बनानी है। और इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से आता है ये भी आपको लिखना है। और आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है, इनके नाम आपको पता करके उसका नाम लिखना है। और क्या इनमें साल भर पानी रहता है, किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में ज़्यादा हो जाता है। और अंतिम इसका 5वां जो बिंदु है, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं। अपनी कॉपी में आपको तालिका बनाकर ये भी भरना है। एक एक बात की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग होते हुए देखा है, आपको उसकी सूची बनानी है। तो आपको सूची बनानी है। सबसे पहले तो आपने देखा है भोजन पकाने और पीने में, नंबर 2 नहाने में, तीसरा पशुओं को पिलाने में, चौथा पौधों की सिंचाई में, पांचवा ईंटों के निर्माण में, छठा कपड़ों की रंगाई में, सातवां फर्श साफ करने में, आठवां कपड़े धोने में, नौवां गाड़ियां धोने में और 10वां अस्पताल में पानी का उपयोग करते हुए आपने देखा। और भी आपने अगर किसी स्थान पर पानी का उपयोग होते हुए देखा है तो आप वो भी इसमें जोड़ दीजिएगा। नंबर 2, इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है। इन कार्यों के लिए पानी हमें नदी, तालाब, झील, कुआं, बोरवेल, हैंडपंप, इन स्थानों से हमें पानी मिलता है। फिर आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है, इनके नाम पता करके लिखिए। अब आप अपने आसपास कोई इस प्रकार का नदी तालाब है तो आप उसमें लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे गांव के पास में लूनी नदी बहती है, एक तालाब भी है, इसका नाम बड़ा ताल है। अब कोई दूसरी नदी बहती है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। क्या इनमें साल भर पानी रहता है या किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक हो जाता है। हाँ, इनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु में पानी अधिक हो जाता है। फिर क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं। कॉपी में तालिका बना के लिखिए। देखिए, अब ये तालिका इसमें बनी हुई है। सबसे पहले एक नाम इसमें दिया हुआ है हरिद्वार। तो हरिद्वार का जो जल है उसको कहते हैं गंगा जल। ऐसे ही हमें कुछ और नाम इसमें ऐड करने हैं। चलो हम नाम उसमें और जोड़ते हैं। दूसरा है स्वर्ण मंदिर। दूसरा लिखेंगे हम इसमें स्वर्ण मंदिर, जहाँ पे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। यहाँ का जो पानी है उसको कहते हैं अमृत जल। इतना पवित्र पानी इसको माना जाता है, उसको कहते हैं अमृत जल। फिर तीसरा है नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर। अब नर्मदा मंदिर का जो पानी है उसको कहते हैं नर्मदा जल। नर्मदा जल। ये थोड़ी सी राइटिंग इस प्रकार की इसमें आ रही है, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। फिर है स्थान मथुरा। मथुरा में पवित्र यमुना नदी है, तो उसके पानी को कहते हैं हम यमुना जल। जिस प्रकार की नदी है उसी प्रकार का जो जो पवित्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उज्जैन।
उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ क्षिप्रा नदी बहती है, तो उस नदी का जल हो गया क्षिप्रा जल, उसको हम कहते हैं। तो ये स्वर्ण मंदिर, नर्मदा मंदिर, मथुरा और उज्जैन, यहाँ के पानी को अमृत जल, नर्मदा जल, यमुना जल और क्षिप्रा जल, ये आपने ठीक से आपने इसको देख लिया है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस पवित्र का जल का उपयोग किस किस अवसर पर हम करते हैं? तो ये जो पवित्र जल जहाँ से भी हमें मिलते हैं, इस पवित्र का जल का उपयोग विभिन्न उत्सवों में करते हैं, हम पूजा में करते हैं, और अंतिम संस्कार की जो अवसर पर भी इस जल का उपयोग किया जाता है। अब विभिन्न तीज, त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास में मनाए जाते हैं। तो पानी के स्रोत के पास मनाए जाने वाले तीज त्योहार: गंगा दशहरा, पानी के पास मनाया जाए। गणेश विसर्जन, गणेश जी की धूमधाम से पूजा करते हैं और फिर अंत में पानी में उनका विसर्जन करते हैं। फिर नवदेवी विसर्जन, सूर्य स्नान पर्व इत्यादि। तो ये सब पानी के आसपास जो बिहार के जो बंधु हैं, वो छठ पूजा और सूर्य स्नान ये जो करते हैं, तो वो उस समय पानी उनको आवश्यकता रहती है। फिर अपने गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों या गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोत के पास होती है। तो इसका उत्तर हो सकता है, हमारे यहाँ तीज के त्यौहार पर तालाब के किनारे उत्सव का माहौल रहता है। उसमें बहुत सी महिलाएं एकत्र होकर अपने अपने घरों से गुजरियाँ, गेहूं के छोटे पौधे लेकर जाती है और गाने गाते हुए जल में उनको विसर्जित करती है। अब पानी का बहना, इसके बारे में एक बात करते हैं। प्लास्टिक के एक स्केल पर पानी कुछ बूंदें डालिए और स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। देखिए पानी किस तरफ जा रहा है और देखिए कि क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीमे या तेज बह सकती है। तो पानी ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर जा रहा है। इससे पहले का पाठ में भी हमने बात की थी ये। और स्केल को समतल करने पर पानी का बहना रुक जाता है, सीधा कर देंगे तो। और स्केल को अधिक तिरछा करने पर पानी नीचे की ओर तेजी से बहता है। अब आप सोचिए और बताइए, आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक ओर क्यों बहता है, और मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता है? ये दो प्रश्नों का उत्तर आपको सोच समझकर बताना है। तो पानी में ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहने का गुण होता है, इसलिए घर के कमरे या आंगन में पानी नीचे गिर जाए तो वह एक ओर बहता है। क्योंकि हम जब घर का आंगन और कमरे का आंगन जब बनाते हैं तो उसमें हम जो नीचे फर्श बनाते हैं उसमें ढाल रखते हैं, यानी फर्श एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचे होता है। वो पानी के निकास के लिए उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम इसका उत्तर देंगे, क्योंकि पानी में ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहने का गुण होता है और नीचे का जो फर्श है उसमें ढाल होता है, इसलिए पानी एक ओर बहता है। मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? नालियों का पानी बड़े नालों में और तालाबों में जाता है, और नदियों का पानी बड़ी बड़ी नदियों में होता हुआ झील या समुद्र में जाकर समा जाता है। अब आप देखिए, किसी ढलान पर पानी डालिए और उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या होता है। जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर या आगे जाकर झीलों या समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। अब ये एक भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में नीले रंग की रेखाएं नदी के बहाव क्षेत्र को दिखाती है और बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। चलो हम देखते हैं इसमें कहाँ नदी का पानी दिखाई दे रहा है और कहाँ पे समुद्र दिखाई दे रहा है। चलिए देखो, अब ये जो आपको इसमें हरे हरे रंग की लाइनें दिखाई दे रही है वो नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी जहाँ जहाँ से नदी बहती है। और जहाँ ये आपको नीला रंग दिखाई दे गया, ये सारा ये समुद्र है। ये नीला रंग किसका है? समुद्र दिखाया गया है। यहाँ भी ये समुद्र दिखाया गया है। अब इस समुद्र का नाम है, इसका नाम बंगाल की खाड़ी है, इसका नाम अरब सागर है। और यहाँ जो नीचे की तरफ जो समुद्र है इसका नाम है हिंद महासागर। और ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है, देखिए मैं डॉट 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 इसको कर रहा हूँ, ये सारी क्या है? ये नदियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ से नदी बहकर इस प्रकार से नदी बहती है। अब ये ऊपर से ये
रावी, ये यहाँ पे सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है, ये जाके इसमें अरब सागर में मिल जाती है। ये गंगा नदी है, यमुना है, ये नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो जितनी भी नदियाँ हैं वो सब इसके अंदर अपने को दिखाई दी गई है। चलिए, ये भारत की नदियाँ हैं, मानचित्र पर पैमाना इसमें पूरा नहीं बनाया हुआ है। तो ये सारा का सारा पानी जाकर झीलों या समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। और ये हमने बात कर ली कि ये नदियाँ दिखाई देगी और उसमें नीला रंग समुद्र को दिखाता है। अब भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के आप नाम लिखो। अब इसमें जो प्रमुख नदी आई है उसके आपको नाम बताने हैं। तो जो प्रमुख नदियां हैं वो है, ऊपर से चलेंगे हम उत्तरी भारत से, चेनाब, सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी नदियों के नाम हैं। ब्रह्मपुत्र भी इसमें शामिल हो जाएगी। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ऊपर हो जाएगी व्यास, चेनाब, सतलज, ये सारी प्रमुख नदियां हैं। भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्रों के नाम लिखिए। तो जो नीचे ही नीचे नाम था, हमने उसमें बात की ना तीनों समुद्रों की, एक बार फिर से हम चित्र देख लेते हैं, इसको ले आते हैं। देखिए, इसमें हमें दिखाई भी दे रहा है, आप देखिए, ये यहाँ पर हो गया एक तो हिंद महासागर, ये तो हो गया हिंद महासागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर। ये तीनों सागरों के नाम हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ये आपको लिखना है। तो भारत की सीमा से लगे 3 समुद्रों के नाम हो गए। अब पानी व्यर्थ नहीं करें। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है, इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है, और इस पानी को हम यदि बेकार में खर्च करेंगे तो वो बहुत ही गलत बात है। हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचा कर रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी हमें उपयोग करना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आधा लीटर प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखें और समय नोट करें। हम एक आधा लीटर की या 1 लीटर पानी की बोतल ले लेंगे और कोई जो नल ऐसा है जिसमें से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, उसके नीचे हम रखेंगे और देखेंगे कि यह बोतल कितने समय में भर जाती है। और माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए कि पूरे 24 घंटों में कितने लीटर पानी बेकार बह गया। अब आधा लीटर पानी है, यह आधे घंटे में बहा, तो 1 लीटर पानी 1 घंटे में बहेगा, तो 24 घंटे में 24 लीटर पानी बेकार चला जाएगा। तो देखिए, लगता है कि बूंद बूंद पानी गिर रही है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना सारा पानी उसमें बेकार चला जाता है। अब आप देखिए, आपके घर, स्कूल, सड़क, आसपास कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता रहता है। तो आप यदि देखोगे तो ये पानी आपको कहाँ कहाँ टपकता हुआ दिखाई देता है। तो ये लगभग स्कूल के जो नल होते हैं वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, स्कूल के नल से, मोहल्ले के सार्वजनिक नल से भी टपकता रहता है, रास्ते में पड़ने वाली धर्मार्थ प्याऊ का नल है वहाँ से भी पानी टपकता रहता है। अब ये तो उन लोगों के काम हैं जिनके नल हैं, उनको ठीक करवाने चाहिए। लेकिन आप इतना कर सकते हो कि आप कहीं जा रहे हो और कहीं जो पानी का नल है वो खुला हुआ और उसमें से पानी गिर रहा है, तो आपको उसको नल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है, ये बात भी आ गई है। आपने कहाँ कहाँ स्कूल जो नल खुला हुआ देखा है, वो स्कूल के रास्ते में नल खुला हुआ आप देख सकते हो। कई बार जो बाज़ार में कोई इस प्रकार के नल लगे रहते हैं, वो नल बहुत बार खुले मिल जाते हैं। अब कल्पना करें कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता है, सैकड़ों हज़ारों लीटर पानी इससे व्यर्थ बह जाता है। यदि आप अपने आसपास इस तरह व्यर्थ पानी बहता देखेंगे तो आप क्या करेंगे, खुले हुए नल को हम बंद कर देंगे
और आम लोगों को पानी व्यर्थ न जाने देने के लिए संदेश देंगे। छोटे बच्चों की बात वो मानेंगे। और नल के पास एक सूचना भी आप लिख कर लगा सकते हो, जिस पर आप लिख सकते हो कि नल प्रयोग के बाद में ठीक प्रकार से बंद कर दें, या प्रयोग के बाद नल ठीक प्रकार से बंद कर दें। ऐसा आप लिख के आप पानी को बचा सकते हैं। अब देखिए, भूगर्भ से पानी, जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। जो हमें धरती दिखाई देती है उसको खोदेंगे तो उसके अंदर भी पानी निकलेगा। बोरवेल, कुएँ आदि में पानी भूगर्भ से आता है। पर सोचिए, भूगर्भीय पानी कहाँ से आता है? इस ज़मीन के अंदर पानी कहाँ से आ जाता है? वास्तव में क्या होता है कि वर्षा का पानी ज़मीन में रिस रिस कर भूगर्भ में चला जाता है। रिसना कहते हैं धीरे धीरे जो अंदर जाता है उसे कहते हैं रिसना। यही पानी कुएं, बावड़ी, बोरवेल में आता है और आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का है जो कई वर्ष पहले हुई थी। और भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ में बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। अब आप सोचो और इसका उत्तर बताइए। आपको लिखना है, अगर हम भूगर्भ के जल का तेज़ी से उपयोग करेंगे तो क्या वह इतनी ही तेज़ी से फिर भर सकता है? विचार करके आपको लिखना है। आजकल भूगर्भ का जल जितना तेज़ी से उपयोग में आ रहा है उतनी तेज़ी से वह नहीं भर सकता, क्योंकि भूगर्भीय जल को भरने में लंबा समय लगता है। पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? पानी बचाने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। नंबर 1, नलों को व्यर्थ खुला नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, नहाने धोने के लिए मग और बाल्टी का प्रयोग करेंगे। तीसरा, बचे हुए व्यर्थ पानी को पौधों की सिंचाई में प्रयोग करेंगे। और चौथा, वर्षा जल का संग्रह करेंगे। और पांचवी बात आप इसमें जोड़ दीजिए, पानी जब आपको पीने के लिए आवश्यकता होती है जितना चाहिए उतना ही पानी लेंगे। चाहिए आपको आधा गिलास लेंगे आप भरा हुआ गिलास, और आधा पीने के बाद में बाकी का आप डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पानी गंदा क्यों? कहते हैं पानी बहता हुआ स्वच्छ होता है, परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता। घर, ऑफिस उपयोग से निकलने वाले गंदे पानी की नालियाँ बहते पानी में मिलती है और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता। हमारे देश में कई नदियों का पानी इसी प्रकार गंदा हो जाता है। जैसे बालोतरा बाड़मेर ज़िले में है, वहाँ लूनी नदी के आसपास स्थित वस्त्र रंगाई, कपड़े रंगने के जो उद्योग लगे हैं वहाँ से निकलने वाला गंदा पानी लूनी नदी में मिल जाता है और इसे नदी का पानी गंदा और दुर्गंध युक्त हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से अनेक रोग होते हैं। अब आपको पता करना है आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहा है। और नंबर 2, इन जल स्रोत के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। और तीसरा, यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर एकत्र रहे तो क्या क्या परेशानी होगी। चलो इसकी हम बात करते हैं, एक एक प्रश्न की हम बात करते हैं। आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जाता है जिससे पानी गंदा हो जाता है? तो घरों से निकलने वाला गंदा मैला पानी डाला जाता है, पशुओं का मलमूत्र और कूड़ा कचरा, उद्योगों से निकला हुआ गंदा पानी, सड़कों, खेतों आदि से बहकर आया वर्षा का गंदा पानी, और मृत जानवर के शव। तो ये 5 ऐसे बिंदु थे जिसके आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि ये इसमें चीज़ें डाली जा रही जिससे पानी गंदा हो रहा है। और प्रश्न इसका दूसरा है, इन जल स्रोत के गंदा होने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। ऐसे पानी को प्रयोग में लाने से हैजा, चर्म रोग, आंत्र रोग, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही है, बदबू फैलती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा प्रश्न, यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर एकत्र रहे तो क्या क्या परेशानी होगी। निकलने में परेशानी होगी, बाहर निकलोगे तो पानी आपके रास्ते में आएगा, फिर मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनपेंगे जिनसे बीमारियां फैलेगी। इसलिए ऐसा पानी बाहर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगला है टॉपिक, पानी की सफाई। हमें कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब व झील आदि जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए। भारत सरकार ने एक बहुत ही शानदार योजना चलाई है, नमामि गंगे नामक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे अच्छे और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। अगर ठीक ईमानदारी से ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है इस पर काम होता है तो निश्चित रूप से गंगा नदी इससे स्वच्छ होगी। अब आपको इसमें गंगा नदी का एक घाट दिखाया गया है, बनारस का गंगा घाट दिखाया गया है। और इसमें देखिए कि इसके आसपास जो मंदिर और जो कोई बस्तियां बनी हुई है, नाव आपको दिखाई दे रही है और नदी का पानी दिखाई दे रहा है। तो गंगा नदी के पानी को साफ सुथरा बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना बनाई गई है।
अब एक आपका प्रयोग है। 5 प्लास्टिक के डिब्बों के तले में छोटे छोटे कई छेद कर दीजिए। 5 प्लास्टिक के डिब्बे, उन्हें चित्र के अनुसार आपको एक के ऊपर एक रखना है। सबसे नीचे बिना छेद वाला खाली डिब्बा रखना है। सबसे नीचे बिना छेद वाला खाली डिब्बा, और उसके ऊपर क्रमशः रेत, बजरी, छोटे पत्थर और कोयले के टुकड़े भरकर आपको रखने हैं। और सबसे ऊपर डिब्बे में हमें गंदा पानी डालना है। तो सबसे नीचे के डिब्बे में जो पानी आएगा उसको हम देखेंगे, तो वह पानी हमें साफ सुथरा, अब देखिए, अब जो ऊपर पानी डाला गया है ना, यह है गंदा पानी है, उसका रंग देखिए। और नीचे देखिए कितना साफ सुथरा स्वच्छ पानी दिखाया गया है, जो कि इसके कारण से स्वच्छ हो गया। पहले के गंदे पानी और उस पानी में क्या अंतर है? क्या यह पानी पीने लायक हो गया? सबसे नीचे के डिब्बे में हमें साफ पानी दिखाई देता है। इस प्रकार का जब प्रयोग करेंगे तो अब पहले वाला जो गंदा और पानी था वो कई अशुद्धियों से युक्त था, जबकि सबसे निचले डिब्बे का पानी काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। क्या यह पानी पीने लायक है? नहीं, यह पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। दिखने में पानी साफ हो गया, लेकिन पीने लायक पानी साफ इसको नहीं कह सकते। इस पानी में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसे पीने योग्य बनाने के लिए इसमें आवश्यकता के अनुसार क्लोरीन की गोलियां मिलानी चाहिए। अब देखिए, आप नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं। और पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था, तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे? पहले पानी को कई चरणों में गंदगी मुक्त किया जाता है और छाना जाता है। नल वाले पानी की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जिससे यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाता है। फिर इसे नलों के द्वारा घरों में भेजा जाता है। पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था, तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे? विभिन्न स्थानों पर पानी से भरे मटके रखे रहते थे और पानी के नल भी लगे रहते थे। यात्री इन्हीं से पानी पीते थे। और पुराने समय में और आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कई लोग राहगीरों को पानी पिलाते हैं, जो रास्ते में लोग जाते रहते हैं उनको। हमारी भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है, इसलिए यात्रियों के विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ लगते हैं। गर्मी में जब रेल या बस, गर्मी में जिन स्थानों से बड़े बड़े जो केंद्र हैं, वहाँ पर कई सेवाभावी लोग रेल यात्रियों को और बस के यात्रियों को भी गर्मी में पानी पिलाने का पुण्य कार्य करते हैं। आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ पर प्याऊ देखे हैं, और पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो हम हमारे आसपास जहाँ बाजार है या परिक्रमा का मार्ग है, मंदिर में या अन्य कई रास्तों पर प्याऊ लगाते हुए देखते हैं। इनको कौन लगाते हैं? इनको समाज सेवी लोग प्याऊ लगाते हैं। ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं। अच्छे लोग होते हैं जो लोग इस प्रकार की प्याऊ लगाते हैं। अब इस पाठ में हमने सीखा, पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है। हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। अब इसके 4 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। जाने समझिए, पूरा पाठ आपने जान लिया, समझ लिया। अब आपको बताना है। पहला क्या है? आपने बहता पानी कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर होगा, बहता पानी नालियों, नदियों, झरनों, खेतों तथा नहरों में देखा है। पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? पानी सबकी ज़रूरत है। पानी अनमोल है, पानी अमूल्य है, पानी अमृत है। पृथ्वी पर पीने का पानी सीमित है, इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी मैला कैसे हो जाता है? पानी में कूड़ा कचरा फेंकने, घरेलू वाहित मल बहने, पशुओं को नहलाने, गंदगी डालने आदि से मैला गंदा हो जाता है। पानी को साफ कैसे रखें? इसका उत्तर होगा, पानी को साफ रखने के लिए पानी के विभिन्न स्रोत कौन से? नदी, तालाब, झील आदि को गंदा होने से रोकना होगा। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम पानी में गंदगी, कूड़ा कचरा, मृत पशु, उद्योगों से निकला गंदा पानी, घरेलू मल आदि नहीं डालेंगे तथा अन्य प्रकार से पानी को गंदा होने से बचाएंगे। साथ ही हम पानी को व्यर्थ भी नहीं बहाएंगे। अब इसमें अतिरिक्त सूचना के लिए
एक इसकी वेबसाइट है pmindia.gov.in/नमामि गंगे। तो आप ये इंटरनेट का उपयोग करने वाले इस पे जाकर इसके नमामि गंगे योजना के बारे में आप और जानकारी कर सकते हैं। अंत में इसका संदेश पाठ का, व्यर्थ ना बहाओ पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी, स्वच्छ निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी। बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें किए हैं, फिर भी हमेशा की तरह नए नए प्रश्न इसमें और बनते हैं। घरों में पानी के 2 उपयोग बताइए, पानी में व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए, नमामि गंगे क्या है, नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूगर्भीय पानी कहाँ से आता है, पानी मैला कैसे हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। आप भी प्रश्नों के उत्तर खोजिए और नए नए प्रश्न भी बनाइए। फिर भी कोई बात यदि आपको इसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जो आप अपनी कोई समस्या लिखेंगे, कोई प्रश्न लिखेंगे, तो तुरंत ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो पानी को गंदा नहीं करना, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना, पानी को बचाना है, क्योंकि पानी अमूल्य है।